बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एनर्जी रिसोर्सेज को डिस्कस करना है और ये भी पिछले आर्टिकल की तरह बहुत ही इम्पॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आमतौर पे क्वेश्चन इस तरह आता है कि राइट डाउन द एनी फोर एनर्जी रिसोर्सेज या राइट डाउन द एनी फोर एग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को समझना है। तो इस क्वेश्चन को जिस लेक्चर आप गौर से सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लॉन्ग क्वेश्चन जिस अंदाज में पूछा जाता है उसकी समझ आना आपको शुरू हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें कि वो रिसोर्सेज जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, तो यहाँ भी दो कैटेगरी हैं। जैसे हमने नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी को डिस्कस किया था कि नेचुरल रिसोर्सेज की दो कैटेगरी थी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो दुनिया में ख़त्म नहीं होते और दूसरे थे नॉन रिन्यूएबल जो दुनिया से ख़त्म हो सकते हैं। तो यहाँ लाइक अदर नेचुरल रिसोर्सेज दीज कैन बी क्लासिफाइड। तो यहाँ एग्जॉस्टिबल का वर्ड इस्तेमाल, एग्जॉस्टिबल जो ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा इस ज़मीन के ऊपर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट, महदूद अमाउंट के अंदर ये मौजूद होते हैं एंड विल बी फिनिश सून और लेटर। तो ये जल्दी भी ख़त्म हो सकते हैं, अगर थोड़ा सा वाइजली इस्तेमाल किया जाए, एहतियात से इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी देर बाद भी ख़त्म हो। बहरहाल इनका ख़त्म होना लाजमी है कि ये किसी न किसी वक्त भी ख़त्म हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारे पास फॉसिल फ्यूल है, उसमें ऑयल, गैसेस और कोल, ये तीन रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है और ये ख़त्म हो सकते हैं। अच्छा, इनएग्जॉस्टिबल की बात करें कि विच कैन नेवर बी डिप्लीटेड, जो ख़त्म नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल में अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, अब सूरज तो ऐसा है जिसने रोज़ाना निकलना ही निकलना है। फॉलिंग वाटर, जो बारिश का पानी है, बारिश है, उसने होना ही होना है। वेव्स एंड टाइड्स, जो समंदरों के अंदर लहरें उठती हैं। अब ये ऐसे प्रोसेस हैं। जियोथर्मल एनर्जी, ज़मीन के अंदर की जो एनर्जी है, विंड, हवा हमें चलती रहेगी। इसी तरह बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर बनता रहेगा। तो ये वो सोर्सेज हैं जो आलमोस्ट ख़त्म नहीं हो सकते नेचर के अंदर। तो इस वजह से इनको हम कहेंगे इनएग्जॉस्टिबल हैं, ऐसे रिसोर्स विच कैन नेवर बी डिप्लीटेड। तो हम पहला अपना एनर्जी का रिसोर्स डिस्कस करेंगे, फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल को जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये एग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्स है। अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि राइट डाउन एनी फोर राइट डाउन एनी फोर इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेज, तो आपने फिर फॉसिल फ्यूल नहीं लिखना। अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि राइट डाउन द एनी फोर एनर्जी रिसोर्सेज, तो आप फॉसिल फ्यूल को लिख सकते हैं। लेकिन अगर वर्ड वो मेंशन कर दे इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेज, फिर आप फॉसिल फ्यूल को नहीं लिखेंगे। तो फॉसिल फ्यूल में कोल, ऑयल एंड गैसेस, और आपको पता है कि हमारे पास जितनी भी एनर्जी, ख़ास तौर पे इंडस्ट्री या हमारे ऑटोमोबाइल्स या घरों के अंदर अगर हम बात करें, जो हमारी आग वगैरह है, वो जो हमारी एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, वो ज़्यादातर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो यही है कि कोयला इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है, गैसेज इस्तेमाल की जा रही हैं। तो इस वजह से ये लिखा हुआ है कि 95% ऑफ आवर डेली रिक्वायरमेंट इज़ मेट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। 95% तो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट का वो फॉसिल फ्यूल से हमें मिल रहा है। इस वजह से हम इसको कहते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स फॉर द ह्यूमन बीइंग। अच्छा, इनको फॉसिल फ्यूल कहा क्यों जाता है? फॉसिल हमारे पास आपको पता है कि वो चीज़ें हैं जो पुराने ऑर्गेनिज्म की बकिया जात हैं, तो उनको फॉसिल्स कहा जाता है। तो रिमेन ऑफ पास्ट एनिमल और प्लांट, और यही एनिमल और प्लांट के जो फॉसिल हैं वो फ्यूल में कन्वर्ट हुए, पहले कोल में कन्वर्ट हुए, फिर मुख्तलिफ शक्लें हैं जो आप लोगों ने केमिस्ट्री में इसकी डिटेल पढ़ी होगी। तो बहरहाल, तो पुराने ऑर्गेनिज्म के जो रिमेन्स हैं एनिमल और प्लांट के, तो वो फॉसिल में कन्वर्ट हुए। क्यों हुए? बिकेम बरीड ड्यू टू इन्वायरमेंटल हैज़र्ड। जो पुराने जो वक्तों के एनिमल हैं, प्लांट है, जब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आना शुरू हुई जिनकी वजह से उनकी डेथ हुई और बड़ी अमाउंट की तादाद में उनकी बॉडी ज़मीन के अंदर दफन हो गई, फॉसिलाइज, और बजाय वो ख़त्म होने के और फॉसिल की शक्ल में, चाहे वो अर्थ खुश्की का हिस्सा हो या समंदर के नीचे, तो ये सारे के सारे फॉसिलाइज्ड हुए और अब वो कोई ऑयल में कन्वर्ट हो चुका है, कोई गैस में कन्वर्ट हो चुका है, कोई कोल में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद पाकिस्तान में भी रिजर्वायर हैं, गैस के भी हैं, ऑयल के भी हैं और कोल के भी हैं।
ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो बलूचिस्तान है वहाँ काफ़ी सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ से ऑयल ड्रिल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी सारे इलाके हैं जहाँ से ऑयल निकाला जा रहा है। तो एक्सटेंसिव ड्रिलिंग ऑफ ऑयल, ड्रिलिंग का मतलब है कि ऑयल को निकालना, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयल निकाला जा रहा है, इज़ बीइंग कैरिड आउट इन द वेरियस रीजन ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो फॉसिल फ्यूल है इनकी जो प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की है कि ये एग्जॉस्टिबल है। और एग्जॉस्टिबल क्यों है? क्योंकि प्रेजेंट इन लिमिटेड एंड फिक्स क्वांटिटी, कि ज़मीन के अंदर ये लिमिटेड और फिक्स क्वांटिटी के अंदर मौजूद हैं। और जो चीज़ थोड़ी हो तो वो एक न एक दिन ख़त्म हो सकती है। अगर एहतियात से इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ी देर में ख़त्म होगी, अगर एहतियात नहीं करेंगे तो थोड़ी जल्दी ख़त्म होगी। बहरहाल इसने ख़त्म होना ही होना है। विल एग्जॉस्टेड सून एंड लेटर इफ़ेक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ फ्यूचर सिटीजन। इसका क्या मतलब है कि अगर आप देखें कि हमारे पास जो 95% जैसा भी हमने डिस्कस किया जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फॉसिल फ्यूल से आ रही है। हमारी गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल पे चल रही हैं, हमारे घरों के अंदर गैस वगैरह और कोयला वगैरह इस्तेमाल होते हैं आग के लिए। तो जितने भी हम आम तौर पे देखते हैं वो ज़्यादातर हमें नज़र आता है कि हम फॉसिल फ्यूल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सपोज़ दुनिया से पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, डीज़ल ख़त्म हो जाते हैं, तो सोचें फिर ये गाड़ियाँ कैसे चलेंगी। उनके लिए कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी या फिर इंसान पुराने पत्थरों के दौर में चला जाएगा। यानी किसी भी अंदाज में जो फ्यूचर के जो सिटीज़न हैं, आने वाले जो शहरी हैं, उनकी लाइफ इफ़ेक्टेड होगी। हो सकता है कोई वो एनर्जी के नए रिसोर्सेज डिस्कवर कर लें, वो हो सकता है फॉसिल फ्यूल से भी बेहतर हों। अगर वो नए एनर्जी के रिसोर्सेज डिस्कवर नहीं होते तो फिर उनकी जो लाइफ है वो हमसे क्या होगी, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो इस वजह से अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो ये लाइफस्टाइल ऑफ फ्यूचर सिटीज़न आने वाले लोगों की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करेंगे। उसके बाद ज़रूरत किस बात की है, इन दिस रिसोर्स शुड बी यूज्ड वाइजली, इसको एहतियात से हम इस्तेमाल करें। सर्च फॉर अदर एनर्जी रिसोर्सेज, और नए ऐसे तरीके हम इस्तेमाल करें एनर्जी के जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड ना करें। यानी ऐसे ऐसे मेथड इस्तेमाल करें जो फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल ना करें। जैसे हमारे पास काफ़ी सारे सोलर एनर्जी के आजकल मेथड आ गए हैं जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट वो आजकल पूरी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद अगला जो रिसोर्सेज है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, के पानी से जो बिजली तैयार की जाती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द फॉलिंग वाटर, गिरता हुआ पानी से जो एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी या बिजली बनाते हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। एक्सप्लेनेशन के अगर हम अंदर जाएं कि पानी से एनर्जी कैसे बनाई जा सकती है, सबसे पहले बारिश इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स, कि बारिश एक ऐसा रिसोर्स है जो एक साइकिल के साथ जुड़ा है। और लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक नेचुरल साइकिल के साथ जुड़ी हो वो दुनिया से ख़त्म नहीं होती। इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। उसके बाद रेन बनती कैसे है, यानी बारिश होती कैसे है। सबसे पहले जो समंदरों और दरियाओं का पानी है, जब सूरज की रोशनी उन पे पड़ती है तो एवापोरेशन शुरू हो जाती है वाटर की। वही पानी फिर जब ठंडे इलाकों में या ऐसी जगह जाते हैं जहाँ टेम्परेचर कम हो, वही जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर फिर बारिश की शक्ल में आना शुरू हो जाते हैं ज़मीन के ऊपर। लेकिन अगर यही बारिश रेन ऑन हाई एरियाज़, ऐसी जगह पे गिरे जो बहुत ऊंचाई पर हो, तो आपको पता है कि जब भी कोई हाईएस्ट लेवल के ऊपर कोई चीज़ मौजूद होती है उसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। तो वो बारिश का पानी जो हाई एरियाज़ पहाड़ों के ऊपर गिरता है, ठीक है, उसके पास क्या मौजूद होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर वहाँ से पानी नीचे की तरफ आना शुरू होता है। और आपको पता है कि जब पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट लेवल पे होती है, जब चीज़ को नीचे की तरफ गिराते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो एज रेन वाटर फॉल्स, जो ही बारिश का पानी नीचे आता है, इट स्पीड्स अप, तो इसकी स्पीड तेज़ हो जाती है, गेट काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब इस काइनेटिक एनर्जी का फ़ायदा क्या होगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी हार्नेस्ट का मतलब होता है इस्तेमाल करना। इस काइनेटिक एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू टर्न टर्बाइन जो फिक्स एट द बेस ऑफ डैम। और ये आप लोगों ने सुना होगा कि अक्सर जब पानी नीचे की तरफ आ रहा है, अगर पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो वहाँ हम डैम बना सकते हैं, और उस डैम के अंदर काफ़ी सारी टर्बाइंस लगी होती हैं। तो ये गिरता हुआ पानी इन टर्बाइंस को चलाते हैं, और जब ये टर्बाइन चलेंगी तो ये जनरेटर के साथ कनेक्टेड होती हैं। वो जनरेटर्स की कॉइल को घुमाएंगी, और जब जनरेटर चलेंगे तो बिजली प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हार्नेस इस्तेमाल
किया जा सकता है इस काइनेटिक एनर्जी को टरबाइन चलाने के लिए। और टरबाइन किस में लगी होती हैं, डैम्स वगैरह के अंदर लगी होती हैं। अब जब टरबाइन चलेंगी तो ऑटोमेटिकली वो जनरेटर के साथ कनेक्टेड होती हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो बिजली पैदा होना शुरू होती है। और वो जो बिजली पानी के गिरने की वजह से पैदा हुई है उसको अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। अच्छा, इस बिजली के सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये सबसे सस्ती बिजली है अगर इसको सही तरह इस्तेमाल किया जाए। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ऐसी बिजली है जो प्रोड्यूस हुई तो इसकी वजह से कोई पॉल्यूशन नहीं बनती। फॉसिल फ्यूल जब बर्निंग उनकी होती है तो पॉल्यूशन है। तो इसी तरह न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जब न्यूक्लियर फ्यूल जलता है उसमें भी पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन पैदा होती है। तो ये एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जो नॉन पॉल्यूटेड है। कुछ सोर्स हैं जो नॉन पॉल्यूटेड हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ की हैं कि ये चीपेस्ट, सबसे सस्ता है और इसे पॉल्यूशन पैदा नहीं होती। इस वजह से होना ये चाहिए, मस्ट बी मोर एक्सप्लॉइटेड टू कीप इन्वायरमेंटल सेव। तो एक्सप्लॉइट का मतलब है कि इस सोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए ताकि हमारे इन्वायरमेंट सेफ रहे। अच्छा, उसके बाद अगला जो हमारा आर्टिकल है वो विंड को भी हम डिस्कस करते हैं। जिस स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट एनर्जी का सोर्स है वो है विंड पावर, कि हवा की जो एनर्जी है। सबसे पहले देखना है ये विंड है क्या। कोई भी ऐसी हवा जो मूव कर रही हो वो विंड कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। सबसे पहले देखना ये है कि हवा चलती कैसे है। अच्छा, आमतौर पे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, ख़ास तौर पे जो बड़े हैं वो अक्सर कहा करते थे कि जिस दिन शदीद गर्मी होती है ना उस दिन आंधी आने के चांस ज़्यादा होते हैं। उसकी क्या लॉजिक है उसको हमने डिस्कस करना है। और ये देखना है कि हवा चलती कैसे है। सबसे पहले जो सूरज है वो ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों को मुख्तलिफ़ अंदाज में गर्म कर रहा होता है। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह हो सकता है बादल ना हो तो वहाँ जो सूरज की रोशनी है वो ज़्यादा पहुँचेगी। सूरज की वजह से वो ज़मीन या वो जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा हीट अप होगा। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जहाँ बादल होंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ जो सूरज की रोशनी या सूरज की हीट कम पहुँचेंगी तो वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है वो कम हीट अप होगा। तो यही बुनियाद है जिसकी वजह से हवा चलती है। तो पहली जो बात, अगर हम इसके काज की बात करें कि विंड पावर, हवा चलती कैसे है, तो सन हीटिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ अनइवनली। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रीजन ये है, एक रीजन ये है। यहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा इस जगह को हीटअप कर रही है किसी भी वजह से, और यहाँ सूरज की रोशनी कम हीटअप कर रही है। ठीक हो गया। जब इस रीजन को ज़्यादा हीटअप करेगी तो यहाँ जो हवा है वो गर्म हो जाएगी, और गर्म हवा की खासियत है वो ऊपर उठती है। अब जब वो ऊपर उठेगी तो नीचे जो अर्थ के साथ वहाँ एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाए। अब इस जगह हीट कम आने की वजह से यहाँ हवा ठंडी है, और ये ठंडी हवा आमतौर पे नीचे ही रहती है। तो ये जो ठंडी हवा है ये इस वैक्यूम को फिल करेगी, और जब ये ठंडी हवा यहाँ से यहाँ जाएगी हम कहेंगे ये विंड, हवा चल रही है या आंधी आ गई। अगर बहुत तेज़ी से जाए, अगर बहुत शिद्दत की गर्मी पड़े तो हवा बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट होता है, और यहाँ प्रेशर बहुत कम हो जाता है हवा का, जिसकी वजह से हवा बहुत तेज़ी से यहाँ जाती है, हम कहते हैं आंधी आ गई। ठीक है। तो इसी तरह तूफ़ान बनते हैं। ये तो बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की ये जो हीटिंग प्लान है सूरज का, इसी वजह से हवा एक जगह से दूसरी जगह चलती है। ठीक हो गया। तो सन हीटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ अनइवनली, कि सूरज कभी भी ज़मीन को एक ही अंदाज में गर्म नहीं करता। एक जगह ज़्यादा अब कह सकते हीटिंग हो रही होगी, दूसरी जगह इतनी हीटिंग नहीं हो रही होगी। तो जब जिस जगह हीटिंग ज़्यादा है तो वार्म एयर राइजेज अप, तो वहाँ से हवा ऊपर उठ जाती है। फिर क्या होता है, कूलर एयर फ्लोज एज ए विंड टू टेक इट्स प्लेस, और फिर जो गर्म हवा ऊपर उठी थी तो साइडों की जो ठंडी हवा है वो उसकी जगह लेने के लिए मूव करके चली जाती है, और ये जो मूविंग एयर है यही हमारे पास विंड कहलाती है। यानी आप कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स कि जहाँ हीट ज़्यादा हुई वहाँ की हवा चूँकि ऊपर उठ गई तो वहाँ प्रेशर कम हो गया ज़मीन के साथ हवा का, और जहाँ हीट कम है तो वहाँ की जो ठंडी हवा वो ज़मीन के साथ ही मौजूद है, तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, एक जगह प्रेशर कम हो जाता है, एक जगह प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो कम कहाँ होगा, जहाँ हीट ज़्यादा है।
आप कह सकते हैं इसी तरह ज़्यादा कहाँ होगा जहाँ हीट क्या है, कम है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा हवा चलती है। तो डिफरेंट टेम्परेचर एट डिफरेंट प्लेसेस, तो सूरज का जो मुख्तलिफ टेम्परेचर है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, जिसकी वजह से एक जगह लो प्रेशर हो जाता है, एक जगह हाई प्रेशर हो जाता है, और जो हवा है वो हमेशा एरिया ऑफ हाई प्रेशर से एरिया ऑफ लो प्रेशर की तरफ चलती है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसी विंड मिल लगाई जाती हैं जिनके ऊपर इस तरह के पंखे लगे होते हैं, ऐसी विंड मिल लगाई जाती है। ये बेसिकली टर्बाइंस हैं जो हवा जब चलती है तो वो हवा क्या करती है, इन विंड मिल्स को घुमाती है ऐसे। अब ये जो विंड मिल है नीचे फिर जनरेटर के साथ कनेक्टेड होती है, और जनरेटर फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो विंड मिल्स या विंड टर्बाइंस ड्राइव द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब जब हम इस सोर्स की बात करते हैं तो इस सोर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हवा की कोई कीमत नहीं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो फ्री में मिला हुआ है। दूसरा, और फिर इस हवा को हासिल करने के लिए मेहनत भी नहीं करना पड़ती, ठीक है। उसके बाद कोई एयर पोल्यूशन काज नहीं होती। तो ये दो बड़े बेनिफिट्स हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि हर जगह हर वक्त एक जैसी हवा चलती हुई हमें महसूस नहीं होती, और विंड मिल के लिए तो हवा का चलना ज़रूरी है। अगर हवा नहीं चलती तो विंड मिल स्टॉप वर्किंग, वो काम करना छोड़ जाएगी। तो व्हेन विंड स्टॉप, हाँ, दुनिया में काफ़ी सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ मुसलसल बहुत तेज़ी से हर वक्त हवा चल रही है, तो वो एरिया सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं विंड मिल्स को इम्प्लांट करने के लिए या लगाने के लिए, ताकि विंड मिल मुसलसल चलती रहे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। और फिर दूसरा कि जो काफ़ी आपने जब भी देखोगे इस तरह का जो एक बहुत बड़ा टावर है वो एक नहीं होता, बल्कि जिस एरिया में लगाए जाते हैं तो बहुत सारे लगाए जाते हैं। वजह क्या है, अगर हल्की सी भी हवा चले तो सारे अगर थोड़ा थोड़ा करंट भी प्रोड्यूस करें तो अच्छा खासा इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए, और फिर उस एरिया को सिलेक्ट किया जाता है जहां मुसलसल हवा चल रही है। टू वर्क विंड मिल एफिशिएंटली, अगर विंड मिल अच्छी तरीके से काम करना है तो ज़रूरत इस बात की है, दे हैव टू बी बिल्ट इन लार्ज नंबर। एक तो इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, इन डिफरेंट एरियाज़, और ऐसे एरियाज़ में लगाएं स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी विंड्स, जहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही हो और मुसलसल चल रही हो, हर वक्त चल रही हो, टू कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो जनरेटर प्रोड्यूस, वो इलेक्ट्रिकल, जो हवा ने इसको घुमाया है, टरबाइन को घुमाया, वो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। यानी बात वही है कि पहले मैकेनिकल एनर्जी इस टरबाइन को घुमाएगी, और वो जो घूमती हुई विंड मिल है वो जनरेटर की कॉइल को घुमाती है, जो जनरेटर की कॉइल है वो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही होती है। तो ये याद रखें कि मैकेनिकल एनर्जी, वो जो हवा की पावर है वो मैकेनिकल एनर्जी है, और जनरेटर ने जो प्रोड्यूस की है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो ये हमने अभी दो सोर्स को डिस्कस किया है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, एक विंड पावर। बाकी हमारे पास जो फर्दर सोर्सेज हैं जैसे टाइडल पावर है, न्यूक्लियर पावर है, जो थर्मल एनर्जी है, बायोमास है, इसी तरह ओशन थर्मल ग्रेडियंट है, ये 5 रिसोर्सेज हैं। इसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।